प्रणाम। नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक बात बता दूं आपको। देखिए, आपका जो पेपर है बहुत ही करीब है, एकदम पास में है। और उन भाइयों बहनों से मेरा खास आग्रह है, खास निवेदन है कि जो लोग क्लास नहीं कर पाए हों और क्लास न कर पाने के कारण परीक्षा में तो निश्चित बैठना है, आप चाहे क्लास किए हो चाहे न किए हो, इसलिए उन भाइयों बहनों से निवेदन है, खास आग्रह मेरा है कि आप लोग इस वीडियो को आप देखें। आपके पास चंद समय का केवल समय बचने का काम किया हुआ है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से कर लेने का काम करें। तो हम आपको पढ़ाएंगे, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि देवनागरी लिपि का अर्थ हमने बताया था। इसके पहले मैंने आपको भी बताया था कि देवनागरी लिपि क्या है और लिपियों के प्रकार कितने होते हैं। और इसके बाद मैंने कल वाली वीडियो में, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि देवनागरी लिपि का अर्थ, तो देवनागरी लिपि का अर्थ क्या होता है उसको भी मैंने बताया आपको। और मैंने एक चीज और आपको बताया कि देवनागरी लिपि का अर्थ, और इस देवनागरी लिपि को दो भागों में बांटने का काम किया, एक भारतीय विद्वानों के अनुसार, एक विदेशी विद्वानों के अनुसार। तो इस लिपि को, ये जो देवनागरी लिपि है, इस लिपि को दो भागों में बांटने का काम किया गया, भारतीय विद्वान के अनुसार और विदेशी विद्वान के अनुसार। तो मैंने आपको कल भारतीय विद्वानों के अनुसार या भारतीय विद्वानों ने जिस तरह की बात को कहने का काम किए थे, जिन बातों को उन्हें बताने का काम किया था, जैसे मैंने बताया था आपको आचार्य विनोबा भावे जी को और देवेंद्र सत्यार्थी जी को, मैंने आपको दो लोगों के विषय बताने का काम किया कि इन लोगों ने इस देवनागरी लिपि के विषय में क्या कहने का काम, कितने सुंदर वाक्यांश इन लोगों ने कहने का काम किया। ये तो हो गए थे आपके भारतीय विद्वान, और मैं आपको आज बताने का काम करूंगा ये विदेशी विद्वानों के अनुसार। विदेशी विद्वानों की अनुसार, यानी आपको मैं ये बताऊंगा आज कि देवनागरी लिपि के विषय में भारतीय विद्वानों ने क्या कहा और विदेशी विद्वानों ने क्या कहा। तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो देवनागरी लिपि के विषय में आचार्य विनोबा भावे जी के बड़े सुंदर वक्तव्य आए थे, बड़े अच्छे विचार आए थे। और फिर इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी जी को मैंने आपको बताने का काम किया था कि देवेंद्र सत्यार्थी जी ने क्या कहने का काम किया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि विदेशी विद्वानों ने देवनागरी लिपि के विषय में क्या कहा। देवनागरी लिपि, यानी ये चीज है कि विदेशी विद्वानों ने देवनागरी लिपि के विषय में क्या कहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और इन सब चीजों को आप रटिए मत। आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, इन सारी चीजों को आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लीजिए। आपको आजीवन कभी भूलने का काम नहीं करेगा और आजीवन आपके साथ याद रहने का कार्य करेगा, स्मरण रहने का काम करेगा। अगर इसको आप रटेंगे तो हो सकता कुछ समय में भूल जाए, दिमाग से निकल जाए, विचलित हो जाए। लेकिन अगर इस चीज को आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लेने का काम करेंगे, ये आजीवन भूलने का काम नहीं करेगा। तो इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि विदेशी विद्वानों ने इस देवनागरी लिपि के विषय में क्या कहने का काम। तो एक विद्वान है जिनका नाम था पिटमैन, एक विदेशी विद्वान थे जिनका नाम था पिटमैन। उस पिटमैन साहब ने इस देवनागरी लिपि के विषय में क्या कहने का काम किया हुआ है उसको मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि संसार में, पिटमैन कहते हैं, उन्होंने कहा कि संसार में यदि
संसार में यदि सर्वांगीण, कहता है संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर हैं तो देव नागरी के हैं। देखिए ये बात कहा पिटमैन साहब ने, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। पिटमैन साहब ने बड़े सुंदर वाक्यांश में कहा कि संसार में, इस दुनिया में, पिटमैन ने कहा कि इस दुनिया में यदि कोई सर्वांगीण, इस दुनिया में सर्वांगीण अक्षर यदि कोई है, यानी उन्होंने ये कहने का काम किया कि इस संसार में, संपूर्ण जगत में अगर कोई अक्षर है और सर्वांगीण, तो कोई अक्षर नहीं, सिर्फ एक है। वह किसके हैं? देवनागरी के। उन्होंने कहा, पिटमैन ने कहा कि अगर इस दुनिया में सबसे सर्वांगीण अगर अक्षर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ देवनागरी है। ये मैं नहीं, ये पिटमैन साहब कहने का काम करते हैं। और एक विद्वान और हैं जिनका नाम है जॉन क्राइस्ट। जॉन क्राइस्ट एक विद्वान हैं जिनका नाम है जॉन क्राइस्ट। इन्होंने क्या कहने का काम किया? इन्होंने कहा कि देवनागरी, इन्होंने कहा कि देवनागरी, कहता है कि देवनागरी हिंदुओं की, देवनागरी हिंदुओं की कहते सबसे सम्मानित लिपि है। सबसे सम्मानित लिपि है। उन्होंने कहा, देखिए जॉन क्राइस्ट ने क्या कहना है? पिटमैन साहब ने यह कहने का काम किया कि अगर इस दुनिया में कोई सर्वांगीण अक्षर है तो किसके हैं? देवनागरी के हैं। ये पिटमैन साहब कहते हैं। लेकिन जॉन क्राइस्ट ने क्या कहने का काम किया? उन्होंने कहा कि देवनागरी जो लिपि है या जो देवनागरी है, ये देवनागरी हिंदुओं की सबसे सम्मानित लिपि है। जॉन क्राइस्ट ने कहने का काम किया कि जो देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि हिंदुओं की सबसे सम्मानित लिपि है। पहली बात उन्होंने कहा। और दूसरी बात वो क्या कहना चाहते हैं? ये जॉन क्राइस्ट ने क्या कहना चाहा? उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क से निकली हुई, कहता है मानव कहते हैं कि मानव मस्तिष्क, कहते हैं कि मानव मस्तिष्क से निकली हुई मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमाला है। वर्णमाला है। देखिए जॉन क्राइस्ट ने दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? पहली बात उन्होंने ये कहा कि देवनागरी हिंदुओं की सबसे सम्मानित लिपि है, और दूसरी बात कहते हैं कि मानव मस्तिष्क से निकली हुई यह एक प्रकार की वर्णमाला है। मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमाला है। मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमाला, यानी मनुष्य के मस्तिष्क से निकली हुई एक प्रकार की क्या है? अक्षरों की क्या है? यह माला है। जॉन क्राइस्ट ने कहने का काम किया कि जो देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि मानव के इस मस्तिष्क से, यानी देवनागरी लिपि के लिए जॉन क्राइस्ट ने कहने का काम किया कि मानव मस्तिष्क से निकली हुई एक प्रकार की वर्णमाला है। ये देवनागरी लिपि के विषय में कहने का काम किया गया। तो आज आपने जाना, कल आपने जाना भारतीय विद्वानों को, और आज आपने जाना विदेशी विद्वानों को। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं आज, जो आपको आजीवन काम आएगा। ये चीजें आपको हमेशा काम आएंगी। ऐसी चीजों को मैं बता रहा हूं, चाहे बीटीसी के छात्र हों, चाहे अदरवाइज कोई और हों, ये आपको आजीवन काम करने वाली चीज है, मैं उसको बताने जा रहा हूं। कहता है, अब सबसे पहली बात यह है कि जब आपने बता दिया कि देवनागरी का अर्थ, देवनागरी लिपि
और विद्वानों ने इसको क्या क्या कहने का काम किया हुआ है। तो सामान्य सी बात एक प्रश्न और बनता है, प्रश्न ये बनता है कि देवनागरी लिपि का उद्भव, देवनागरी लिपि का उद्भव, ये देखिए आपका जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ये कहता है कि देवनागरी लिपि का उद्भव, या ये कह सकते हो आप कि सामान्य सी बात है कि ये जो देवनागरी लिपि है ये कहां से उत्पन्न हुई, ये कहां से पैदा हुई, ये उद्भव कहता है, इसकी उत्पत्ति कहां से है, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि देवनागरी जो लिपि है, इस देवनागरी लिपि का क्या पहले भी नाम देवनागरी ही था या बाद में हुआ? अगर बाद में हुआ तो पहले ये किस नाम से जानी जाती थी और कब थी, कितने समय पहले थी, कब इसका नाम देवनागरी पड़ा, इसके पहले इसका क्या, तो सारी चीजों की चर्चा मैं आपको इस टॉपिक में करने का काम करूंगा। इसलिए मेरा एक आपसे पुनः आग्रह है कि आप इन सारे टॉपिक को आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, जितने भी लोग हैं डीएलएड के पेपर को देने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, आप देख ले, समझ ले। ये कहता है कि देवनागरी लिपि का उद्भव, यानी देवनागरी लिपि का उद्भव कहां से हुआ, उद्भव और विकास, इसका विकास कहां से होने का काम किया है। तो कहता है, पहली बात कहता है कि इस देवनागरी लिपि का जो उद्भव है, इसका जो विकास है, ये कहां से उत्पन्न हुई, कहां से इसका विकास होने का काम किया, ये एक चीज है। इसलिए इस टॉपिक में आपको बताने का काम करूंगा। तो कहते हैं कि देवनागरी जो लिपि है, यह देवनागरी लिपि 1000 वर्ष पूर्व, कहते हैं 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व ब्राह्मी, कहता है 1000 वर्ष पूर्व ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी, कहता है। देखिए पहली बात कहता है, इस देवनागरी लिपि के विषय में बता ये रहा है कि ये जो देवनागरी लिपि है, यह देवनागरी लिपि 1000 वर्ष पूर्व, यानी आज से 1000 वर्ष पहले ब्राह्मी लिपि प्रचलित, पहले देवनागरी लिपि नहीं थी, यानी पहले जिस देवनागरी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस देवनागरी को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये देवनागरी नाम का कोई चीजें नहीं था। कहता है कि 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पूर्व ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी, ये देवनागरी लिपि प्रचलन में नहीं थी, यानी 1000 वर्ष पहले कहता है कि ब्राह्मी लिपि ही थी, 1000 वर्ष पहले ब्राह्मी लिपि थी। दूसरी बात कहता है, अब इसने कहा कि जब 1000 वर्ष पहले ब्राह्मी लिपि थी तो फिर देवनागरी कहां से आ गई, बात यहीं आके अटकती है कि जब 1000 वर्ष पहले ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी, चलन में थी, यानी इसका नाम पहले ब्राह्मी लिपि था, बाद में उसको परिवर्तित करके, उसको बदल करके उसको ब्राह्मी नाम दे देने का काम किया गया। तो कहता है कि 1000 वर्ष पहले जो ब्राह्मी लिपि थी, यह ब्राह्मी लिपि प्रचलन में तो थी। दूसरी बात क्या कहने का काम करता है, ब्राह्मी का कहता है, ब्राह्मी का परिवर्तित रूप देवनागरी है। देखो दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा है, कहता है पहली बात, इसको आप एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसने कहा, पहली बात कहता है कि ये जो देवनागरी लिपि थी, ये देवनागरी लिपि 1000 वर्ष पहले इसका कोई अता पता नहीं था। सामान्य सी बात है, इसका कोई पता नहीं था।
1000 वर्ष पहले केवल ये ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी। इसके बाद कहता है कि ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप, यानी ब्राह्मी लिपि का जब परिवर्तन करने का काम किया गया तो उसी का नाम दूसरा रख दिया गया देवनागरी। यानी जब ब्राह्मी लिपि के रूप में परिवर्तन करने का काम किया गया तो इसका दूसरा नाम पड़ गया देवनागरी लिपि। यानी ये कहने का सेंस है, अगर कभी आपको प्रश्न आ जाए क्या ब्राह्मी लिपि ही देवनागरी लिपि है या देवनागरी लिपि ही ब्राह्मी, तो आपका उत्तर होगा एकदम स्पष्ट शब्दों में होगा यस, यानी हाँ। कहता है ये जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि का ही नाम बदल करके देवनागरी रखने का काम किया गया है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि क्या देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवनागरी लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि नहीं था, बल्कि ब्राह्मी लिपि का नाम बदल करके देवनागरी लिपि करने का काम किया गया, देवनागरी रखने का काम किया गया। यानी ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप देवनागरी है। तीसरी बात कहता है, अब समझ बात ये आती है कि कब तक थी। कहता है ब्राह्मी 5वीं शताब्दी तक थी। ब्राह्मी 5वीं शताब्दी तक थी। कहता है ये जो ब्राह्मी लिपि की बात अब आई, उसने पहले कहा कि 1000 वर्ष पहले ब्राह्मी लिपि थी, प्रचलन में थी, चलने का काम कर रहे थे। दूसरी बात कहा कि ब्राह्मी लिपि के उसके रूप को बदल करके देवनागरी किया गया। अब प्रश्न अगर आपसे ये बन जाने का काम करता है कि यह जो ब्राह्मी लिपि थी कब तक थी, तो आपका उत्तर होगा ये जो ब्राह्मी लिपि है ये 5वीं शताब्दी तक तो प्रचलन में थी। यानी जो ब्राह्मी लिपि है ये 5वीं शताब्दी तक प्रचलन में थी। यानी जो ब्राह्मी लिपि है यह ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी तक चलने का काम कर रही थी। और कहता है कि 5वीं के बाद 5वीं शताब्दी के बाद 5वीं शताब्दी के बाद या 5वीं के पश्चात 5वीं शताब्दी के बाद ये 2 शैलियों में बंट गई। 5वीं शताब्दी के बाद 2 शैलियों में बंट गई। देखिए उसने कहा, अब देखिए इसका बंटवारा हुआ कैसे कैसे, इसका नाम परिवर्तित होने का काम करना है। उसने कहा कि ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी तक थी और 5वीं शताब्दी के बाद उसने कहा कि 5वीं शताब्दी के बाद इसकी 2 शैली हो गई। यानी ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी तक एकदम जिंदा थी, अपनी प्रचलन में थी 5वीं शताब्दी तक ब्राह्मी लिपि, लेकिन 5वीं शताब्दी के बाद इसके 2 भाग हो गए। यानी इसको 2 शैलियों में बांटने का काम किया गया। तो ब्राह्मी लिपि को 5वीं शताब्दी, अगर कभी आपका प्रश्न आ जाए कि 5वीं शताब्दी, ये अगर आ जाए कि ब्राह्मी लिपि को कब बांटने का काम किया गया, तो आपका उत्तर होगा इस ब्राह्मी लिपि को 5वीं शताब्दी में 2 शैलियों में बांटने का काम किया गया। कहता है कि इस ब्राह्मी लिपि को 5वीं शताब्दी में 2 शैली में बांटने का काम किया गया। कहता है एक उत्तर शैली और दूसरा दक्षिण शैली, या ये कह सकते हैं एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। यानी ब्राह्मी जो लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी में इसको 2 शैलियों में बांटने का काम किया गया। पहली उत्तर की तरफ गई तो उत्तर शैली, दूसरी दक्षिण की तरफ गई तो दक्षिण शैली। यानी कहता है इसको 2 शैलियों में बांटने का काम किया गया, एक उत्तर शैली और एक था दक्षिण शैली।
अब प्रश्न आपका ये बनाएगा कि जब इस ब्राह्मी लिपि को 5वीं शताब्दी में जब 2 शैलियों में बांटने का काम किया गया तो शैलियों के नाम क्या थे? तो आपका उत्तर होगा उत्तर शैली और दक्षिण शैली। या ये पूछ दे कि जब ब्राह्मी लिपि को बांटने का काम किया गया तो किस किस तरफ बांटने का काम किया? एक उत्तर तरफ और एक दक्षिण तरफ। कहता है एक उत्तर तरफ और एक दक्षिण तरफ, या ये कह सकते हैं एक उत्तर शैली और एक था दक्षिण शैली। कहता है अब प्रश्न ये बनाएगा कि उत्तर शैली में क्या था और दक्षिण शैली में क्या था? तो कहता है कि जब ये ब्राह्मी लिपि उत्तर की तरफ बढ़ने का काम की तो उत्तर में, कहता है उत्तर में क्या था? बंगला, मराठी, गुजराती। उत्तर में बंगला, मराठी, गुजराती। ये कहता है कि जब इस ब्राह्मी लिपि को 2 शैलियों में बांटने का काम किया गया तो 2 शैलियों में एक उत्तर शैली एक दक्षिण शैली, यानी एक उत्तर गई एक दक्षिण गई। तो उत्तर में कहां गई? ये उत्तर में बंगाल गई, मराठाओं में गई और गुजरात में जाने का काम इसने किया। यानी उत्तर में बंगाली, मराठी, गुजराती। ये ब्राह्मी लिपि का बंटवारा जब हुआ तो बंगला में, मराठी में और गुजराती में। और कहता है कि दक्षिण में क्या था? दक्षिण में था तमिल, तेलुगु, कन्नड़। कहता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये देखिए उसने कहा कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। देखिए अब ये हो गया। हो सकता है आपको उत्तर शैली ना पूछ कर दक्षिण शैली पूछ दे कि जब ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी में 2 तरफ गई तो दक्षिण की तरफ ये कहां तक जाने का काम की? तो आपका उत्तर होगा जब ये दक्षिण तरफ गई तो तमिल गई, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इन भाषाओं में शामिल होने का काम की थी। और अगला प्रश्न बनाने का काम करता है। कहता है उत्तर ब्राह्मी आगे चलकर, कहता है उत्तर ब्राह्मी आगे चलकर, उत्तर ब्राह्मी आगे चलकर देवनागरी हो गई। देवनागरी हो गई। ये देखिए ये यहां तक आपका क्लियर हुआ। ये उसने कहा कि देवनागरी लिपि का उद्भव या विकास, अगर कभी आपसे प्रश्न में आ जाए कि देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कहां से और कैसे होने का काम किया, तो आपका ये उत्तर होगा। या प्रश्न आपसे ये भी बना सकता है वो कि क्या सर्वप्रथम देवनागरी लिपि थी या कोई और लिपि थी? तो सामान्य से आप सारा उत्तर आपका यहाँ स्पष्ट है। यहां पे उत्तर यह स्पष्ट होने का काम किया हुआ है। ये कहता है कि 1000 वर्ष, और आप चीजों को ध्यान समझिएगा, 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले देवनागरी लिपि का कोई नाम निशान कहीं नहीं था। यानी 1000 वर्ष पहले केवल और केवल ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी। यानी 1000 वर्ष पहले केवल ब्राह्मी लिपि ही थी, देवनागरी नाम का कोई चीज नहीं था। दूसरी बात कहता है कि ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित, यानी ब्राह्मी लिपि का परिवर्तन करके, यानी ब्राह्मी लिपि को परिवर्तित करके उसके रूप को बदल करके क्या नाम दिया गया? देवनागरी दिया गया। यानी ब्राह्मी लिपि के रूप को परिवर्तन करके देवनागरी रूप देने का काम किया गया, देवनागरी नाम दे देने का काम किया गया। तीसरी बात कहता है कि जो ब्राह्मी लिपि थी, यह ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी तक तो प्रचलन में थी। यानी जो ब्राह्मी लिपि जिसकी चर्चा हो रही है देवनागरी से संबंधित, तो देवनागरी पहले नहीं था। यानी 5वीं शताब्दी तक ये
ब्राह्मी लिपि निश्चित रूप से प्रचलन में थी, चलन में थी, लेखन का काम उसी में होने का काम कर रहा था। और कहता है कि 5वीं शताब्दी के बाद, 5वीं शताब्दी तक तो ब्राह्मी लिपि थी, और 5वीं शताब्दी के बाद इस ब्राह्मी लिपि को 2 वर्गों में बांटने का काम किया गया। यानी ब्राह्मी जो लिपि थी यह 2 वर्गों में बढ़ जाने का काम की, 2 शैलियों में बढ़ जाने का काम की। एक का नाम था उत्तर शैली और दूसरे का नाम था दक्षिण शैली। एक का नाम था, यानी ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी में जिसका बंटवारा हुआ, एक का नाम उत्तर शैली, यानी ब्राह्मी लिपि का 5वीं शताब्दी में जब बंटवारा होने का काम किया, ये 2 भागों में बंटने का काम की, 2 शैलियों में बंटने का काम की, या 2 भागों में बंटने का। कोई भी उत्तर प्रश्न आपका हो सकता है। तो आपका ये होता है कि 5वीं शताब्दी में इस ब्राह्मी लिपि को 2 वर्गों में, 2 भागों में, 2 शैलियों में, 2 तरफ इसको बांटने का काम किया गया। पहला था एक उत्तर की तरफ उत्तर शैली, दूसरा था दक्षिण की तरफ और दक्षिण शैली। उसने कहा जब इसको 2 भागों में बांटने का काम किया गया, एक उत्तर शैली और एक दक्षिण शैली। तो उत्तर शैली का क्या मतलब कहता है? तो उत्तर शैली का, जब ये ब्राह्मी लिपि उत्तर में जाने का काम की, यानी जब ब्राह्मी लिपि उत्तर दिशा में जाने का इसने काम किया, तो जब ये उत्तर दिशा में जाने का काम की, तो उत्तर दिशा में इसने कहता है, तो उत्तर दिशा में बंगाली, मराठी और गुजराती, यानी उत्तर दिशा में बंगाली, गुजराती और मराठी। दक्षिण दिशा में क्या था? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। यानी जो ये ब्राह्मी लिपि थी, जब ये ब्राह्मी लिपि दक्षिण दिशा में जाने का काम की, दक्षिण शैली में जाने का काम की, तो दक्षिण शैली में तमिल था, तेलुगु था, कन्नड़ था और मलयालम था। और अंतिम उत्तर कहता है इसका कि उत्तर ब्राह्मी आगे चलकर, देखो अगर आपसे ये आ जाए कि जब इस ब्राह्मी लिपि को 2 शैलियों में बांट देने का काम किया गया, तो 2 शैलियों में बांटने, किस शैली को देवनागरी नाम से जाना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर है। एकदम कहता है कि ये बताइए कि कौन सी ब्राह्मी लिपि या उत्तर, ये जो दक्षिण में जाने का काम की या जो उत्तर में जाने का काम की थी, कौन शैली थी जिसका नाम देवनागरी पड़ा? तो आपका एकदम स्पष्ट उत्तर होगा कि जो शैली उत्तर में जाने का काम की थी, उसी आगे चलकर, वही शैली आगे चलकर देवनागरी के नाम से जाना गया, या उसी का नाम देवनागरी पढ़ने का काम किया। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि उत्तर ब्राह्मी आगे चलकर ये देवनागरी हो जाने का काम किया हुआ है। तो ये रहा आपका कि देवनागरी का उद्भव, या उसको कह सकते हैं देवनागरी का विकास। ये चीज आपका क्लियर हुआ। अब मैं आपको अगला प्रश्न पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ये जो देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी में कहता है, इस देवनागरी में, या ये जो उत्तर लिपि, दक्षिण लिपि, ये क्या था? उसको मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर शैली क्या थी, दक्षिण शैली क्या थी। कहता है उत्तर लिपि का परिवर्तन, कहता है उत्तर लिपि का परिवर्तन। देखिए प्रश्न जस का तस है। जब उसने ये कह दिया ये शैली 5वीं शताब्दी में बट गई, 2 भागों में हो गई, तो एक उत्तर शैली और एक दक्षिण शैली, तो उसने कह रखा है कि वह कौन शैली थी जिसका नाम देवनागरी पड़ा। तो आपका उत्तर होगा जो उत्तर शैली थी, या जो उत्तर की तरफ जाने का काम की थी, उसी का नाम देवनागरी पड़ा। तो उत्तर में कहा? बंगला, गुजराती और मराठी। इसने कहा कि बंगला, गुजराती और मराठी, तो उसी की कह रहा है बात को कि उत्तर लिपि का परिवर्तन, उत्तर में जो लिपि थी, यानी जो बंगाल, गुजरात और मराठा जो था,
उस उत्तर लिपि का परिवर्तन कैसे होने का काम किया हुआ। तो उसने कहा इसका जो परिवर्तन 3 चरणों में हुआ। कहता है इसका परिवर्तन 3 चरणों में हुआ। इसका परिवर्तन 3 चरणों में हुआ। सामान्य सी बात है कि जो उत्तर शैली थी यानी जो ब्राह्मी लिपि थी, ये 5वीं शताब्दी में बट के 2 भागों में हो गई, एक उत्तर तरफ एक दक्षिण तरफ। उसने कहा कि जब और उत्तर तरफ जो गई थी ब्राह्मी लिपि, जो उत्तर में गई थी यानी जो गुजरात गई थी, जो मराठाओं में गई थी, जो बंगाल में गई थी, उसी का नाम तो देवनागरी पड़ा, उसी का नाम देवनागरी पढ़ने का काम किया हुआ है। ये कहता है कि देवनागरी पर जाने। अब ये कहता है कि उत्तर शैली का जो परिवर्तन था वह किस प्रकार से होने का काम। तो उसने कहता है कि उत्तर शैली इसका परिवर्तन 3 चरणों में हुआ था। कहता वो कौन कौन 3 चरण थे। कहता है एक था गुप्त लिपि, एक था गुप्त लिपि, दूसरा था कुटिल, दूसरा है कुटिल लिपि, दूसरा है कुटिल लिपि और तीसरा है नागरी लिपि, नागरी लिपि। देखिए यह कहता है कि जब उत्तर शैली में ब्राह्मी लिपि का बंटवारा हो गया, जब ये गई गुजरात गई, बंगाल गई, मराठाओं में जाने का जब इसने काम किया, उसके दौरान उसने कहा कि ये इनके कितने चरण हो गए, 3 चरण या 3 पैर या 3 भाग इसके हो गए। कौन कौन? गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि। तो सामान्य सी बात है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि गुप्त लिपि क्या होता है, कुटिल लिपि क्या होता है, नागरी लिपि क्या होता है। सामान्य सी बात आपका सेंस यही क्लियर हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाए यहीं पे। कहता है कि ये गुप्त लिपि क्या होने का काम किया था। कहता है कि गुप्त राजा थे, कहता है कुछ गुप्त राजा थे और ये गुप्त राजाओं के द्वारा इस लिपि का संरक्षण किया गया। यानी गुप्त राजाओं के द्वारा जिस लिपि का संरक्षण करने का काम किया गया था उसी का नाम ये गुप्त लिपि पढ़ने का काम किया। अब एक प्रश्न आएगा कौन समय था। तो समय था 4वीं शताब्दी। यह कहता है कि 4वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं की, कहता है 4वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं की, 4वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई, संरक्षण में विकसित हुई। देखिए ये कहता है कि जब इसके 3 भाग हो गए तो 3 भाग का मतलब ये कहता है। अब सामान्य सी बात है कि गुप्त लिपि किसको कहते हैं। तो गुप्त लिपि का मतलब ये है ना, आप इस तरह से उसको समझ लीजिए। गुप्त लिपि का मतलब गुप्त राजा थे और गुप्त राजाओं के द्वारा जिस लिपि का संरक्षण करने का काम किया गया, यानी गुप्त राजाओं के द्वारा जिस लिपि का संरक्षण करने का काम किया गया, रख रखाव करने का काम किया गया, सुरक्षित रखने का कार्य किया गया, बचाने का काम किया गया, उस लिपि को हम क्या कहते हैं? गुप्त लिपि कहते हैं। यानी जिस लिपि को गुप्त राजाओं ने संरक्षण देने का काम किया, बचाने का काम किया, रख रखाव करने का काम किया, उस लिपि को हम कहते हैं गुप्त लिपि। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न अगर आपसे यह आ जाए कि गुप्त लिपि किस शताब्दी में थी, तो आपका सामान्य से उत्तर होगा कि गुप्त लिपि जो थी ये 4वीं शताब्दी में थी। गुप्त लिपि 4वीं शताब्दी में थी और गुप्त राजाओं के द्वारा इस लिपि का क्या करने का काम किया गया था? संरक्षण, देखरेख, रख रखाव या इसको सुरक्षित रखने का काम किया गया था। कब? 4वीं शताब्दी में। नंबर 1। और दूसरी बात कहता है ये कुटिल, ये हो गया आपका
यहां इसको कर लीजिए और यहां इसको कर लीजिए। या कहता है कि कुटिल किसको कहते हैं? तो कुटिल का ही अर्थ होता है टेढ़ा। कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा या टेढ़ी मेढ़ी, यानी जिसको भी टेढ़ा और जो नुकीला हो, जिसको टेढ़ा मेढ़ा करके या नुकीला लिखने का काम किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? कुटिल लिपि, यानी गुप्त लिपि। गुप्त राजाओं द्वारा कुटिल का मतलब ही टेढ़ा होता है ना, कभी कभी कहा जाता है व्यक्ति बड़ा कुटिल है, बड़ा टेढ़ा है, तो ये कहता है कि कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा। तो यहां आप ऐसे कर लीजिए। हाँ, अगर ये बात अगर पूछ दे ये किस शताब्दी में थी, तो ये थी 6ठी शताब्दी थी। यहां पे कर लीजिए 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में ये जो कुटिल लिपि थी इसका जो ये जन्मी थी 6ठी शताब्दी में जन्मी, यानी जो कुटिल लिपि थी ये 6ठी शताब्दी में जन्म लेने का काम की। और इसका क्या मतलब था? टेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी। और नुकीली। उसने एक बात कहा कि जिसको लिखने में जिसके अक्षर क्या होते थे? टेढ़े मेढ़े और नुकीले धारदार होते थे। जो अक्षर टेढ़े मेढ़े नुकीले होने का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? कुटिल लिपि। अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि कुटिल लिपि का समय क्या रहा, तो कुटिल लिपि का जो जन्म हुआ था 6ठी शताब्दी में। 4थी में किसका हुआ था? गुप्त लिपि का हुआ था। 6ठी में किसका हुआ था? कुटिल लिपि का हुआ। यानी 6ठी शताब्दी में गुप्त राजाओं द्वारा इसका संरक्षण करने का काम किया। किस लिपि का? गुप्त लिपि का। और 6ठी शताब्दी में टेढ़ी मेढ़ी या नुकीली जो होती थी उसको हम 6ठी शताब्दी में कहने का काम किया, जिसको कहते हैं कुटिल लिपि कहा जाता है। और अगला कहता है नागरी लिपि किसे कहने का काम किया जाता है? कहता है इसका विकास, कहता है इसका विकास 9वीं शताब्दी, 9वीं, इसका विकास 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ। 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ। इसका विकास 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ। और अगली बात कहता है इसका सबसे महत्वपूर्ण समय 14वीं से 16वीं। कहता है इसका सबसे महत्वपूर्ण समय 14वीं से 16वीं। इसका सबसे महत्वपूर्ण समय था 14वीं से 16वीं के मध्य। देखिए अब आपको ये क्लियर हो जाए पहले। कहता है बात आई कि ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि के 2 भाग कर दिए गए। कौन शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। तो उसने ये कह रखा है कि जो उत्तर की तरफ गई वह कहां गई? बंगाल में गई, गुजरात में गई और महाराष्ट्र में गई। 3 जगह गई। उसने कहा कि जो उत्तर लिपि का परिवर्तन हुआ ये 3 प्रकार से होने का। उत्तर लिपि का जो उत्तर लिपि थी उस उत्तर लिपि में 3 प्रकार मिलने का काम किए। एक था गुप्त लिपि, एक था कुटिल लिपि और एक था नागरी लिपि। कहता है अब प्रश्न अगर आपसे आ जाए कि गुप्त लिपि किसे कहते हैं, तो गुप्त लिपि का मतलब यह होता है कि जिस लिपि का देख रेख संरक्षित करने का काम गुप्त राजाओं ने करने का काम किया। यानी जिस लिपि का संरक्षण गुप्त राजाओं ने करने का काम किया था उस लिपि को कहते हैं गुप्त लिपि। बात अगर आ जाए कि गुप्त लिपि का समय क्या है, तो आपका उत्तर होगा 4थी शताब्दी। यानी गुप्त लिपि का जो समय था वह 4थी शताब्दी था। गुप्त राजाओं के द्वारा इसका संरक्षण करने का काम किया गया था। दूसरी बात कहता है कुटिल लिपि।
कुटिल लिपि क्या होता है? अगर बात आ जाए कुटिल लिपि की विशेषता, तो सामान्य सी बात है, या कुटिल लिपि के विषय में अगर आपको मिल जाता है उत्तर देने के लिए, तो आप कहना कि कुटिल लिपि का जो जन्म स्थान या कुटिल लिपि का जो जन्म हुआ था वह 6ठी शताब्दी में हुआ था। 4थी में गुप्त का हुआ था और 6ठी में ये कुटिल का हुआ। तो कुटिल का मतलब ये कहना था, कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा। वे अक्षर, वेवड़ जो टेढ़े मेढ़े और नुकीले होने का काम करते थे, उनको हम क्या कहते हैं? कुटिल लिपि कहते हैं। लिपि का अर्थ होता है लिखना, जिसको टेढ़ा मेढ़ा करके नुकीला नुकीला लिखा जाए, उसको कहते हैं कुटिल लिपि। तो कुटिल लिपि का अगर पूछ दे कि कुटिल लिपि जिसको टेढ़ा मेढ़ा या नुकीला लिखने का काम किया जाए, उसे हम कुटिल लिपि कहते हैं। फिर अगर बात आपसे पूछ दे कि कुटिल लिपि का समय क्या था, तो आपका उत्तर होगा कुटिल लिपि का जो समय था 6वीं शताब्दी था, यानी 6ठी शताब्दी में कुटिल लिपि का जन्म होने का काम किया हुआ था। और आगे बढ़ने का काम करेंगे तो आपको मिलेगा नागरी लिपि, इसका मिलने का काम। तो कहता है कि नागरी लिपि का जो विकास हुआ था, नागरी लिपि का विकास 9वीं, 9 से नागरी, 9 से 9वीं। आप जानिए, अगर कुटिल पूछे चाहे ना पूछे, गुप्त पूछे या ना पूछे, अगर पूछ दे आपसे देवनागरी का ही, तो इतना तो याद रखिएगा। अगर ये कहता है कि 9 से 9वीं, 9 से नागरी, यानी नागरी का जो विकास हुआ था, नागरी का विकास 9वीं शताब्दी में होने का काम किया हुआ था, यानी 9वीं शताब्दी के दौरान नागरी का विकास होने का काम किया। कहता है इसका सबसे महत्वपूर्ण समय, अगर पूछ दे कि नागरी का जो विकास था ये 9वीं शताब्दी में तो हो गया, लेकिन इस नागरी का विकास किस समय सबसे ज्यादा था, तो आपका उत्तर होगा कि 14वीं से 16वीं के मध्य, यानी 14वीं से 16वीं के बीच में ये नागरी लिपि का जो विकास यह विशेष रूप से होने का काम किया। 14वीं से 16वीं के मध्य इसका जो विकास था ये सबसे महत्वपूर्ण होने का काम किया हुआ था। ये रहा मित्रों आपका ये देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, और उत्तर लिपि का जो परिवर्तन ये होने का काम किया था, उसको मैंने आपको बताया। अब हम आपको ये आपके परीक्षा में आने वाले, अगर मान लीजिए आप कोई सा भी, हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, सबकी काम की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि डीएलएड के ही छात्र इसको पढ़ें क्योंकि उनके सिलेबस में, इसलिए ऐसा नहीं है। इसको हर कोई अपनी जानकारी के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया, एक देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास मैंने पढ़ाया, और एक मैंने आपको पढ़ाया उत्तर लिपि का परिवर्तन, जो शैली उत्तर में जाने का काम की थी, उसका परिवर्तन कैसे होने का काम किया हुआ था।